संविधान के हर पन्ने पर है जीत का नक्शा और आप देख रहे हैं द आर्टिकल मैप 395। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और वेलकम करती हूं अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो फ्रेंड्स, आपने क्या कभी सोचा है कि जब 140 करोड़ लोगों के लिए कोई नया कानून बनता है तो उस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? आज द आर्टिकल मैप 395 के डे 6 में हम उसी पावर हाउस की सैर करेंगे जिसको संसद कहा जाता है। कल हमने इंजन यानी प्रधानमंत्री और मंत्रियों को समझा था, लेकिन आज हम उस पटरी को समझेंगे जिस पर ये इंजन दौड़ता है। अगले 10 मिनट में हम आर्टिकल 79 से 120 तक के सारे आर्टिकल के ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिसको आप संसद की कार्यवाही घर बैठे बैठे डिकोड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने डे 1 से लेके 5 तक में पूरी वीडियो देखी, अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इस पूरे सीरीज़ की, तो आप वहाँ पे उस टॉपिक को जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डे 6, भारत की संसद, जो कि आर्टिकल 79 से 120 तक के संपूर्ण अनुच्छेदों का विश्लेषण करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संसद की संरचना की। तो कल्पना कीजिए, संसद बहुत बड़ा परिवार है। आर्टिकल 79 जो है वो इस परिवार का परिचय देता है। मतलब कि ये जो परिवार 3 लोगों से मिलकर बना है, इसमें पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, ये सभी संघीय विधायिका का आधार होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 80 की। आर्टिकल 80 जो कि राज्यसभा कहा जाता है, इसमें ये परिवार बुजुर्ग लोगों का सदन होता है और यहाँ अनुभव और ज्ञान, माने कि नॉमिनेटेड मेंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 81 की, जिसे लोकसभा कहा जाता है। ये युवाओं और जनता का सदन होता है, जहाँ पे सीधा मुकाबला होता है, मानने की प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से यहाँ जनता चुनती है सदस्यों को। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 82 की, जो कि परिसीमन के बारे में बताता है। ये बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल होता है। हर जनगणना के बाद सीटों का एडजस्टमेंट इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 83, सदनों की अवधि के बारे में ये बताता है। अब इसके अंतर्गत ये राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। अब इस बड़े से परिवार को चलाने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। वो मैनेजर अब होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। उनके बारे में चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव कर लेता है। आर्टिकल 93, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और ये सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। इसमें कोरम की भी बात की जाती है। आर्टिकल 100, सदन की बैठक के लिए नियुक्त कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सदस्य वहाँ पर हैं उस सभा में उस समय, उसका 1/10 सदस्य उस सभा में जब भी बैठक हो रही हो तो इतने सदस्य होने वहाँ पे ज़रूरी होते हैं। इसी तरह हम आगे बात करें तो निर्णायक मत, जो कि आर्टिकल 100 के अंदर ही आता है, यहाँ दिया नहीं हुआ है। तो आर्टिकल 100 के अंतर्गत ही मतों की संख्या बराबर होने पे अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। अगर इक्वल वोटिंग होती है तो अध्यक्ष वहाँ पे निर्णय दे सकता है मत के थ्रू कि किस डिसीजन की तरफ पूरा फेवर में होगा। विधायी प्रक्रिया के बारे में यहाँ बात करेंगे तो संसद में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ये संविधान द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें बहुत सारे चरण होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 107, यहाँ पर साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। इसके अलावा आर्टिकल 108 के अंतर्गत गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, मतलब कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 109 के अंतर्गत और 10 के अंतर्गत कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते और राज्यसभा की इसमें सीमित भूमिका होती है, इसके अंदर कहा गया है। और अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। वीटो शक्ति का प्रावधान भी इसमें बताया गया है। वित्तीय मामलों की बात करें तो आर्टिकल 112 वार्षिक बजट की बात करता है।
संविधान इसे बजट नहीं वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। ये देश के साल भर का गुल्लक के रूप में इसे कहा जा सकता है। ये संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। इसमें अनुच्छेद 113 के अंदर प्राक्कलन प्रक्रिया संकलन की गई है। संसद के प्राक्कलों पर चर्चा और मतदान की विस्तृत प्रक्रिया इसी पर निर्धारित हो। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक की बात करता है। याद रखिए, जब तक ये बिल पास न हो सरकार संचित निधि से एक भी चवन्नी निकाल नहीं सकती। मतलब कि संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना अनिवार्य हो जाता है। चलिए आगे बात करें। आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 अनुपूरक अनुदान, आवश्यक पड़ने पर अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान की व्यवस्था यहाँ पर की गई। अब थोड़ा सा टॉपिक जो पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हुई थी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक 110 आर्टिकल के अनुसार ऐसा विधेयक है जिसमें कराधान, सरकारी व्यय और संचित निधि संबंधित प्रावधान होते हैं। केवल ये लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती, उसके बाद उसका कोई उस पर अधिकार नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय यहाँ अंतिम माना जाता है। सांसदों की शक्ति और सीमाओं की बात करते हैं तो आर्टिकल 105 के अंतर्गत विशेषाधिकार दिए गए हैं। सांसदों को सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सदन में कही गई बातों के लिए वो किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते। इसका मतलब होता है कि अगर उन्होंने कुछ भी संसद में कहा है तो उनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। आर्टिकल 120 की बात करते हैं तो ये भाषा का प्रावधान देता है। संसद में हिंदी या अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दे सकता है। आर्टिकल 121 में कहा गया है न्यायिक आचरण के बारे में। न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती सिवाय महाभियोग के। अगर महाभियोग लगाया जा रहा है तभी चर्चा होगी, ऐसे किसी भी मामलों में उन पर चर्चा नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 122 के तहत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। न्यायालय संसदीय कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकते हैं और वे शक्तियों के पृथक्करण का महत्वपूर्ण सिद्धांत इसके अंतर्गत दिया गया है। मतलब कि जो न्यायालय होते हैं वो संसद में जो भी कार्रवाई चलती है उस पर जांच नहीं बिठा सकते हैं। अब बात करते हैं संसदीय सत्र और बैठकों की। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो बजट सत्र होता है जो कि फरवरी से मई तक होगा, वो आने वाला है। यहाँ पर वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद मानसून सत्र होता है जो कि जुलाई से अगस्त में होता है। महत्वपूर्ण विधायी कार्य इसी में संपन्न किए जाते हैं। आगे बात करेंगे तो ये शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर से दिसंबर तक होता है। वर्ष का अंतिम सत्र होता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदनों के लिए बैठक आहूत कर सकते हैं। मतलब कि इनके अलावा भी बैठक हो सकती है, बट 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल ज़रूरी होता है। ये चीज़ मेन याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं संसद की समितियों के बारे में। तो कुछ अस्थायी समितियां होती है, कुछ स्थायी समितियां होती हैं। सबसे पहले स्थायी समितियों की बात कर लेते हैं। स्थायी समिति जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता वो बनी रहती है। प्राक्कलन समिति लोकसभा में होती है, ये व्यय का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति दोनों सदनों से होते हैं इसके सदस्य जो कि लेखा परीक्षण करते हैं। विभागीय स्थायी समिति विभिन्न मंत्रालयों की ये जांच करती हैं। अब तदर्थ समितियां भी कुछ होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तदर्थ समितियों के अंतर्गत होती है एक प्रवर समिति, संयुक्त समिति और जांच समिति। प्रवर समिति में विशिष्ट विधेयकों की जांच की जा सकती है। संयुक्त समिति दोनों सदनों के सदस्य होते हैं इसमें। जांच समिति विशेष कोई मुद्दा अगर संसद में होता है तो उसकी छानबीन इसके अंतर्गत की जा सकती है। अब संसदीय समिति विधायी प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विस्तृत जांच पड़ताल करती है। अब हम मेन पॉइंट्स की कुछ बात कर लेते हैं। संसद की क्या शक्तियां होती हैं? तो विधायी शक्तियां होती है, वित्तीय शक्तियां होती हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत संघ सूची, संवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाने की शक्ति होती है। देश के लिए नए कानून बनाना, पुराने कानून में संशोधन करना, ये इनका काम। इसके बाद वित्तीय शक्तियां मतलब कि कराधान, सरकारी व्यय, बजट पर पूर्ण नियंत्रण। बिना संसद की स्वीकृति के सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। कार्यकारी नियंत्रण की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्नकाल, चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है इन पर। संवैधानिक शक्ति भी होती है एक, जिसमें संविधान में संशोधन करने की विशेष शक्ति होती है। अब ये आर्टिकल्स जो है आगे आएंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से हटाने का अधिकार होता है। तो हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो भारतीय संसद विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है और आर्टिकल 79 से 122 तक भारतीय संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की नींव मजबूत करता है। तो मतलब जो भी आर्टिकल 79 से 120 तक दिया है वो इनकी नींव को मजबूत करने के लिए दिया गया है। अब हम कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 106वां संविधान संशोधन था, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अब हकीकत में बन गया है। ये आर्टिकल 82 के परिसीमन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो करंट अफेयर है इसमें डिजिटल संसद पोर्टल, अब संसद की लाइब्रेरी से लेकर कार्यवाही तक सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। पेपरलेस वर्कफ्लो अब आर्टिकल 118 के तहत नए नियमों का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये आज के करंट अफेयर थे जो भी आर्टिकल हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर थे। अब हम एग्ज़ाम सीक्रेट टिप्स की बात करते हैं, मतलब कि टॉपर्स की डायरी से। अब आप लोग ये टिप्स अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। तो सीक्रेट नंबर 1 है, आर्टिकल 100 के अनुसार कम से कम 1/10 सदस्य होंगे तभी कार्यवाही शुरू की जाएगी। लैम डक सेशन क्या होता है? नई लोकसभा के चुने जाने के बाद पुरानी लोकसभा का आखिरी सत्र होता है, उसे लैम डक सेशन कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का उल्लेख संविधान में नहीं कहा गया है, जो कि अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये सदन के नियमों में दिया गया है। नेक्स्ट सीक्रेट 4 की बात करें तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, ये एक परमानेंट हाउस होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने लोकतंत्र के उस मशीन को देखा जो 140 करोड़ लोगों के सपनों को कानून का रूप देती है। संसद ईंट पत्थरों की नहीं, हमारे विश्वास से बनी होती है। कल डे 7 में हम उस स्थान में मिलेंगे जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 से 147 तक। तो आज का क्वेश्चन है 0 आवर्स यानी कि शून्य काल का समय क्या होता है? अपना जवाब कमेंट में दें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अब हम लॉन्ग मैराथन सेशन लेकर आने वाले हैं जिसमें एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। द आर्टिकल मैप 395 से जुड़े रहें, पढ़ते रहिए तब तक के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।